हिंदी। स्तर 3 रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक। स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक को स्तर 3 तक उन्नत करने के बाद उसकी आत्मिक चेतना में प्रकृति के सार के अवशोषण की गति में भारी वृद्धि हुई। आत्मिक पत्थरों की सहायता से वह 4 घंटे से भी कम समय में अपनी संपूर्ण आत्मिक चेतना को भरने में सक्षम हो गया। वर्तमान में मैं 1 घंटे में प्रकृति के सार की लगभग 3000 इकाइयों को अवशोषित कर सकता हूं और इसमें मुझे 3 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा, क्योंकि उनकी आत्मिक चेतना में पहले से ही प्रकृति के सार की 1001 इकाइयां थीं। इसलिए उन्हें 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लगा। मुझे आश्चर्य है कि इसे स्तर 3 से स्तर 4 तक अपग्रेड करने में कितना खर्च आएगा। स्तर 3 मुख्य साधना तकनीक के प्रभावों को देखने के बाद अजाक्स को स्तर 4 मुख्य साधना तकनीक के बारे में थोड़ी जिज्ञासा हुई। डिंग। मेजबान को प्रकृति के सार की 49,999 इकाइयों का भुगतान करना होगा। इससे पहले कि वह साधना तकनीक को खोल पाता और स्तर 4 तक अपग्रेड करने के लिए प्रकृति के सार की आवश्यक इकाइयों की जांच कर पाता, सिस्टम ने इसके बारे में एक अधिसूचना भेज दी। क्या बकवास है? क्या ये सच है? अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए अजाक्स की आंखें सदमे से बाहर निकलने को हो गईं। तो आप वास्तव में नहीं चाहते कि मैं इसे अपग्रेड करूं? अजाक्स के लिए स्तर 3 मुख्य साधना को उन्नत करने के लिए प्रकृति के सार की 49,999 इकाइयों का भुगतान करना कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि इसके प्रभाव निश्चित रूप से स्वर्ग को परिभाषित करने वाले होंगे। हालांकि समस्या यह है कि सिस्टम केवल एक बार भुगतान स्वीकार करता है। इसके लिए उसके पास 50,000 यूनिट की आध्यात्मिक चेतना क्षमता होनी चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वर्तमान में उसके पास केवल 11,000 इकाई आत्मिक चेतना क्षमता थी और जब तक वह सामान्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक वह छोटे क्षेत्र में सफलता से कोई सामान्य वृद्धि नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह पहले से ही जानता था कि स्तर 1 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक के लिए 20,000 इकाई आत्मिक चेतना क्षमता होना पहले से ही बहुत अच्छी बात थी। इसलिए अजाक्स को लगा कि जब तक वह राजा क्षेत्र के बाद प्रमुख क्षेत्रों तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके लिए इसे उन्नत करना लगभग असंभव था। रहने दो, मैं इसके बारे में सोचने में और समय बर्बाद नहीं करूंगा। कुछ क्षण सोचने के बाद अजाक्स को लगा कि स्तर 4 की मुख्य साधना तकनीक के बारे में सोचना समय की बर्बादी है। मैं अब अपनी अन्य खेती तकनीकों को उन्नत करूंगा। बिना और समय बर्बाद किए उन्होंने अपनी अन्य खेती तकनीकों को उन्नत करने का निर्णय लिया। स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक के अलावा उनके पास अन्य 2 साधना तकनीकें थीं। वे रहस्यमय आत्मा साधना तकनीकें और बादल कदम है। ये दोनों तकनीकें वर्तमान में स्तर 2 पर हैं और स्तर 3 तक अपग्रेड करने के लिए प्रकृति के सार की समान इकाइयों की आवश्यकता होती है। मैं रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक का प्रयोग करूंगा। अपनी रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक को उन्नत करने का निर्णय लेने से पहले उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। क्लाउड स्टेप्स की तुलना में उन्होंने महसूस किया कि रहस्यमयी आत्मा साधना तकनीक को उन्नत करना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। मुझे आश्चर्य है कि इसे अपग्रेड करने के बाद क्या प्रभाव होंगे। अजाक्स ने अपने मन में इस तकनीक के प्रभावों के बारे में सोचा। इसके वर्तमान प्रभाव से एक दिन में एक विशेष संख्या से आत्मिक चेतना क्षमता में वृद्धि हो रही थी। हालांकि चूंकि उसे सफलताओं या साधना तकनीकों से कोई वृद्धि नहीं मिल सकी, इसलिए उसकी आत्मिक चेतना क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई। सिस्टम, मेरी रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक को उन्नत करें। अजाक्स ने सिस्टम को आदेश दिया और प्रकृति के सार की कटौती योग्य राशि पर सहमति व्यक्त की। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग। प्रकृति के सार की 10,000 इकाइयां काट ली जाती हैं। डिंग। शेष इकाइयां 1000। जैसे ही उसके सिर में 2 सिस्टम नोटिफिकेशन बजी, उसके सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक के बारे में रहस्यमय ज्ञान उसके सिर में प्रकट हुआ। डिंग। रहस्यमयी आत्मा साधना तकनीक को स्तर 3 तक उन्नत किया गया है। कृपया प्रभावों की जांच करें। no12bein.com। पहले की तरह दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहा और जल्द ही उन्हें अपग्रेडेशन की सूचना मिल गई। ओह, मुझे तो दर्द की उम्मीद थी, इसलिए मैं बिना कोई कराह किए उसे सहन कर सका। पहले के विपरीत, वह दर्द के लिए तैयार था और बिना किसी कठिनाई के उसे सहन कर गया। खैर, अब तकनीक को उन्नत करने के बाद इसके लाभ देखने का समय आ गया है। अजाक्स ने मन ही मन कुछ कहा और जल्द ही उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हो गई। डिंग। साधना तकनीक, रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक स्तर 3। प्रभाव 1। हर बार जब मेजबान एक छोटे क्षेत्र को तोड़ता है तो आत्मा चेतना की क्षमता में 1000 इकाइयों की वृद्धि होती है, भले ही सफलता से प्राप्त क्षमता कुछ भी हो। 2। जब भी मेजबान किसी एक प्रमुख क्षेत्र को तोड़ता है तो आत्मा चेतना की क्षमता में 5000 इकाइयों की वृद्धि होती है, भले ही सफलता से प्राप्त क्षमता कुछ भी हो।
एड्स बाय पब फ्यूचर। विशेष प्रभाव, मेजबान द्वारा मारे गए शत्रु की आत्मिक चेतना क्षमता का 10% प्राप्त होने की 10% संभावना। अगला अपग्रेड, तकनीक को स्तर 4 तक अपग्रेड करने के लिए प्रकृति के सार की 50,000 इकाइयों की आवश्यकता है। क्या अजाक्स इस तकनीक के प्रभाव को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, तथा जिस चीज ने उसे और भी अधिक उत्साहित कर दिया, वह था इस तकनीक का विशेष प्रभाव। यद्यपि 10% संभावना कम लगती है, फिर भी अजाक्स इससे बहुत संतुष्ट था, क्योंकि जब तक वह दुश्मनों को मारता रहेगा, वह निश्चित रूप से तकनीक के उस विशेष प्रभाव को सक्रिय कर देगा। इसलिए बेशक वह इससे संतुष्ट थे। इसके अलावा, चूंकि मुझे सफलताओं से प्राप्त आध्यात्मिक चेतना की क्षमता के बावजूद 1000 इकाइयां और आध्यात्मिक चेतना की 5000 इकाइयां मुफ्त मिल रही हैं, यह अच्छा है। विशेष प्रभाव के बारे में सोचने के बाद उन्होंने अन्य 2 प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया और कुल मिलाकर उन्हें लगा कि उन्होंने प्रकृति के सार की 10,000 इकाइयों को व्यर्थ नहीं गंवाया। इस रहस्यमयी आत्मा साधना तकनीक से मेरी आत्मिक चेतना की क्षमता निश्चित रूप से 50,000 इकाई तक पहुंच जाएगी। अब तक उन्हें पूरा विश्वास था कि वे आत्मिक चेतना क्षमता की 50,000 इकाई तक पहुंच सकते हैं, तथापि रहस्यमयी आत्मिक साधना तकनीक के प्रभावों को देखने के बाद उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। जब तक मैं हत्यारे संप्रदाय के हत्यारों को मारना शुरू कर दूंगा, मैं निश्चित रूप से अपनी आत्मिक चेतना की क्षमता को बहुत बड़े अंतर से बढ़ा सकता हूं, और साथ ही सिल्वर अनाथालय में हुए नरसंहार में मारे गए गरीब आत्माओं के लिए मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अपने दोस्तों को ये बात पता चलने के बाद भी वह हत्यारे संप्रदाय से बदला लेने की बात नहीं भूला। हालांकि वह केवल डेमन, जेसन और हेक्टर के करीब था, फिर भी उसे उस नरसंहार में मारे गए अन्य बच्चों के लिए दुख हुआ। इसके अलावा, मुझे उस नरसंहार का कारण पता लगाना है और यह भी जानना है कि उस रात सिल्वर अनाथालय में उन गरीब बच्चों को क्यों मारा गया था। अजाक्स ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और सोचा, जब तक मैं सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, मैं हत्यारे संप्रदाय का ख्याल रखूंगा। उसकी योजनाएं उसके परिवेश के अनुसार बदलती रहीं और राक्षस आड़ू की मदद से वह अपनी ताकत को सीधे अभिजात वर्ग के सामान्य क्षेत्र तक बढ़ा सकता था। तो वह बस सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। लेकिन समस्या यह है कि मुझे ऊर्जा गोले प्राप्त करने का एक तरीका खोजना होगा जो मेरी साधना को 4 क्षेत्रों तक बढ़ा सके। जल्द ही अजाक्स को एक समस्या का ख्याल आया जो उसे कम से कम समय में सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने में बाधा डाल रही थी। तारांकन 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 तारांकन। मैं कुछ काम में व्यस्त था, इसलिए मुझे यह अध्याय देर से जारी करना पड़ा। आशा है कि आप समझ गए होंगे। दुर्घटना, अजाक्स के पास केवल ऊर्जा गोले ही हैं जो उसकी साधना को स्तर 7 के विशिष्ट कमांडर क्षेत्र तक उन्नत कर सकते हैं। हालांकि सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे अभी भी कुछ और ऊर्जा गोले की आवश्यकता थी। ऊर्जा ऑर्ब्स प्राप्त करने के लिए सिस्टम को A+ खतरा रेटिंग मिशन उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वह अगले 10 दिनों तक विशेष प्रशिक्षण में रहेगा, और यदि सिस्टम कोई नया A रेटिंग मिशन भी उत्पन्न करता है, तो भी मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मैं चैंपियंस प्रतियोगिता में व्यस्त हो जाऊंगी। ऐसा लगता है कि हत्यारे संप्रदाय से बदला लेने से पहले मुझे कुछ समय तक इंतजार करना होगा। अजाक्स ने एक गहरी सांस ली और अपनी साधना से संबंधित मुद्दों को समाप्त कर दिया और अपनी योजनाओं पर वापस लौट आया। एक बार फिर से मेरी आत्मिक चेतना को भरने का समय आ गया है। पहले की तरह उन्होंने एक बार फिर अपनी अंतिम साधना तकनीक क्लाउड स्टेप्स को उन्नत करने के लिए अपनी आत्मिक चेतना को भरने के लिए स्तर 3 स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक का उपयोग जारी रखा। अभी भी बहुत समय था, इसलिए अजाक्स ने आराम करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह अपनी प्रकृति के सार को बढ़ाता रहा। शापित जंगल के मध्य भाग की गहराई में। ओह, अंततः मैं अपने क्षेत्र में वापस आ गया। वन परी राजा अविश्वसनीय गति से आंतरिक भाग की गहराई से अपने क्षेत्र में वापस उड़ गया, क्योंकि उसे डर था कि अन्य आत्मा जानवर राजा उसके खिलाफ कुछ साजिश कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि उसे डर था वैसा कुछ नहीं हुआ और वह बिना किसी दुर्घटना के अपने क्षेत्र में वापस आ गया। एक बार केशे और बहादुर जाग जाएंगे तो मैं उन्हें ये खेती के संसाधन दूंगा और 1 साल से भी कम समय में वे अपनी मूल खेती हासिल कर लेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। गिरोन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वह सीधे उस ओर चला गया जहां केशे और ब्रेविक बैरियर और सेरू के संरक्षण में पुनः साधना कर रहे थे। बूम! जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचने वाला था, उस दिशा से एक बड़ा विस्फोट हुआ जहां केशे और ब्रेव पुनः साधना कर रहे थे। अरे नहीं! जब गिरोन ने उस दिशा से भारी विस्फोट की आवाज सुनी तो वह चिंतित हो गया और तेजी से उनकी ओर दौड़ा। शीघ्र ही वह उस स्थान पर पहुंच गया। हालांकि वह स्थान पूरी तरह धुएं से ढका हुआ था और उसकी इंद्रियां एक निश्चित दूरी के बाद आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिससे वह और भी अधिक चिंतित हो गया।
क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पुनः साधना प्रक्रिया से गुजर रहा है तो उसके आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए और उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यदि संयोगवश उन्हें परेशान किया गया तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे या सबसे खराब स्थिति में वे एक नासमझ साधक बन जाएंगे। लानत है, मुझे राजा से मिलने जाने के बजाय यही पहरा देना चाहिए था। जल्द ही गेरोन ने खुद को दोषी मानना शुरू कर दिया और धुएं के अंदर अपनी बेटी को ढूंढना जारी रखा। भाई, इससे पहले कि वह देख पाता कि धुएं के अंदर क्या हो रहा है, उसने पास से एक चिंतित स्वर सुना और ये सेरू का था। NO12BIN.C क्या हुआ? गेरोन ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सेरू से पूछा। मुझे नहीं पता, सेरू ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर दिखाते हुए बताया। सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक केशे और ब्रेव दोनों हरे और काले रंग के कोकून से ढक गए। फिर क्या हुआ? ठीक से बताओ। गेरोन शांत नहीं हो सका और उसने सेरू से उसे ठीक से समझाने का आग्रह किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही सेकंड में दोनों कोकून फट गए और बैरियर के अंदर का पूरा क्षेत्र काले और हरे रंग के धुएं से भर गया। ये बैरियर हमें अंदर जाने से रोक रहा है और हमारी इंद्रियों को भी अवरुद्ध कर रहा है। सेरू ने गेरोन के यहां आने से पहले जो कुछ हुआ था वह सब बताया। अरे वाह, क्या ये हमारी बाधा नहीं है? बस हम स्पिरिट स्टोन की आपूर्ति हटा रहे हैं। गेरोन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसकी बेटी बैरियर के अंदर थी और उसे अभी भी नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं। इसलिए उसने सेरू पर चिल्लाया। हर बाधा प्रकृति द्वारा प्रदत्त सार की सहायता से कार्य करती है, चाहे वह आत्मा पत्थरों से प्राप्त प्रकृति का सार हो या साधक की आत्मिक चेतना से प्राप्त सार हो। जहां तक सेरू का सवाल है, वह जानता था कि गेरोन क्यों बहुत गुस्से में था। इसलिए उसने गेरोन के चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया और जवाब दिया, वास्तव में बाधा में प्रकृति के सार की इतनी आपूर्ति है कि यह अगले 7 दिनों तक चल सकती है। सेरू ने क्षमा प्रार्थी स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि कल ही उसने अवरोध के लिए आत्मा पत्थरों की अतिरिक्त आपूर्ति की थी। सांस। गेरोन की बात सुनकर गेरोन ने गहरी सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा तथा चेहरे पर चिंता के भाव के साथ बैरियर की ओर देखने लगा। भाई, सेरू जल्दी से गेरोन की सहायता के लिए गया। हालांकि इससे पहले कि वो मदद कर पाता, गेरोन पहले ही जमीन पर गिर चुका था। मुझे उसे पहले देने के बजाय पुनः खेती की तकनीक का उपयोग करना चाहिए था। गेरोन दोहरे रंग के धुएं से भरे बैरियर की ओर देखता रहा और खुद को दोषी मानने लगा। चूंकि गेरोन और उसकी बेटी दोनों एक ही वनपरी जाति से थी, इसलिए वे एक ही पुनः खेती तकनीक का उपयोग कर सकती थी। हालांकि उसके बेटे केशे के बड़े भाई ने उससे कहा कि वह केशे को उस खेती तकनीक का उपयोग करने दे और बाद में वह उसे पुनः खेती तकनीक सिखाएगी। पुनः खेती की प्रक्रिया 100% सुरक्षित नहीं है। सत्ता हासिल करना जोखिम लेकर आता है। क्या कोई तरीका है जिससे हम अवरोध को नष्ट कर सके? एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ देर चुप रहने के बाद गेरोन ने अंततः सेरू से अवरोध को नष्ट करने के बारे में पूछा। ये हमारे क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली अवरोध है। इसके अलावा इसे आपके कौशल के अनुसार डिजाइन किया गया है जो सभी हमलों को विफल कर सकता है। इसलिए इसे नष्ट करना लगभग असंभव है जब तक कि कोई इसे एक ही शॉट में नष्ट न कर दे। सेरू ने अवरोध के बारे में बताते हुए कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। पहले तो वे गर्व से बैरियर के बारे में बताते थे, लेकिन इस समय उसके बारे में बताते समय उनके चेहरे पर गर्व जैसा कोई भाव नहीं था। ऐसा ही होगा, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। गेरोन के पहले के चिंतित चेहरे की जगह अब गंभीर चेहरा आ गया है, जिससे सेरू चिंतित हो गया है। भाई, सेरू ने जल्दी से गेरोन को बाधा पर हमला करने से रोक दिया। सेरू, कृपया एक तरफ हट जाओ। मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहता। गेरोन ने धीमी किंतु गहरी आवाज में सेरू से पूछा, जिससे सेरू कांप उठा। हालांकि वह हिला नहीं और गेरोन के सामने खड़ा होकर उसे अवरोध पर हमला करने से रोक दिया। क्या बात है, सेरू? क्या तुम चाहते हो कि मैं अवरोध नष्ट होने तक यही रहूं? इस दुविधा में कि मेरी बेटी जीवित है या नहीं, ऐसे ही रहूं? ठीक है, सब कुछ छोड़ो और अपने बारे में बताओ। अगर तुम्हारी बेटी बैरियर के अंदर होती तो तुम अगले 7 दिन यही इंतजार करते। गेरोन एक के बाद एक बातें कहता रहा और सेरू उसे उत्तर देने में असमर्थ था, क्योंकि अगर उसकी बेटी बैरियर के अंदर होती तो वह भी ऐसा ही करता। तो कृपया एक तरफ हट जाइए और मुझे मेरी बेटी को बचाने दीजिए। गेरोन सेरू के बारे में पूरी तरह से जानता था, क्योंकि वे अपनी खेती के प्रारंभिक चरणों से ही जाने जाते थे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम शापित जंगल के इस मध्य भाग के राजा हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हर कोई भीतरी भाग के आत्मिक पशु राजाओं का गुलाम बन जाएगा। सेरू के चेहरे पर गंभीरता बनी रही और वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। आप। जब गेरोन ने ये शब्द सुने तो वह इतना क्रोधित हो गया कि उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। यदि ऐसा है तो मुझे आपको हटाने के लिए बल प्रयोग करना होगा।
गेरोन ने क्रोधित स्वर में उत्तर देते हुए अपनी साधना का दबाव कम कर दिया। क्रिम्सन वुल्फ, इस दुनिया में उसके बच्चे ही सब कुछ है और अब उनमें से एक बैरियर के अंदर है और उसे अभी भी पता नहीं है कि उसकी बेटी जीवित है या नहीं। इसलिए वह यथाशीघ्र अवरोध को तोड़ना चाहता था और जब तक वह जीवित है, उसके पास उसे बचाने के अपने तरीके हैं। इसके अलावा, भले ही वह बाधा को तोड़ने की प्रक्रिया में मर गया, उसने सोचा कि सेरू उसकी बेटी की देखभाल करेगा। बाधा तोड़ने से पहले मैं उसे कुछ समय के लिए स्थिर कर दूंगा। गेरोन के मन में खामोशी से विचार चल रहा था। वह सेरू को जबरदस्ती एक तरफ हटाने के लिए उसकी ओर दौड़ा। गेरोन, तुम्हें अवरोध तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह मैं इसे तोड़ दूंगा। जब गेरोन का हमला होने ही वाला था, सेरू ने शांत स्वर में कहा, जिससे गेरोन की हरकतें रुक गईं। क्या? सेरू के शब्द सुनकर गेरोन को झटका लगा और उसके चेहरे से गंभीर भाव गायब हो गए। मैं हमेशा केशे को अपनी बेटी के रूप में देखता हूं, इसलिए मैं उससे बाधा से बाहर निकलूंगा। सेरू ने गेरोन के जवाब का इंतजार नहीं किया और पूरी ताकत से उसके पीछे बाधा पर हमला कर दिया। बूम! आर्ग! शक्तिशाली घूंसा उस पर वापस आया और एक छोटा विस्फोट हुआ। बाधा पर हमला करना बंद करो, मैं इसे स्वयं नष्ट कर दूंगा। हालांकि गेरोन केश को सेरू से ज्यादा महत्व देता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि सेरू ऐसा करते समय मर जाए। इसलिए उसने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। यदि इस प्रक्रिया में मेरी मृत्यु भी हो जाती है, तो भी क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। सेरू ने अपने कारण बताए और बाधा को तोड़ना जारी रखा और प्रत्येक हमले के साथ उस पर लगने वाली चोटें बढ़ती गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लानत है, बंद करो ऐसा करना। गेरोन ने गुस्से से सेरू पर चिल्लाया और जल्दी से सेरू को बाधा पर और अधिक हमला करने से रोकने के लिए चला गया। गेरोन, क्या तुमने पहले नहीं पूछा था कि मैं क्या चाहता हूं? गेरोन से पूछते हुए सेरू ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। हालांकि उसने गेरोन के जवाब का इंतजार नहीं किया और उसने आगे कहा, मैंने कहा था कि मैं भविष्य में इसका इस्तेमाल करूंगा और आखिरकार समय आ गया है। और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अवरोध तोड़ते समय न रोको। क्या? अगर तुम ऐसा करते रहे तो मर जाओगे। गेरोन ने गुस्से से सेरू पर चिल्लाया। हालांकि उसने सेरू को और नहीं रोका क्योंकि वह सेरू के बारे में जानता था कि एक बार वह किसी बात पर अड़ गया तो वह अपना मन नहीं बदलेगा। स्वूश! ये देखकर कि गेरोन ने कुछ भी कहना बंद कर दिया है, सेरू ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपने असली आत्मिक पशु रूप में परिवर्तित हो गया। सेरू के स्थान पर चमकदार लाल रंग के फर वाला 5 मीटर ऊंचा भेड़िया दिखाई दिया। वह बहुत शक्तिशाली लग रहा था और उसके मुंह से उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे जो बहुत भयंकर लग रहे थे। सेरू का मूल रूप क्रिम्सन वुल्फ था, जो शापित जंगल में एक बहुत ही आम आत्मा जानवर था। जब वह अभी भी रैंक 2 आत्मा जानवर था, तो क्रिम्सन भेड़िया मरने की सांस पर था। गेरोन ने उसकी जान बचाई और उस पल के बाद से सेरू ने गेरोन का पीछा करना शुरू कर दिया और कई सालों तक अच्छे और बुरे समय में उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। सेरू को अब भी लगता है कि उसका जीवन गेरोन की देन है, हालांकि गेरोन हमेशा सेरू को अपने भाई के रूप में देखता था। सांस! सेरू के आत्मिक पशु रूप को देखकर गेरोन ने आह भरी। उसे आशा थी कि सेरू को कुछ नहीं होगा। लाल आग! बिना समय बर्बाद किए, सेरू ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए बाधा पर हमला जारी रखा। महाराज! अचानक गेरोन को आसमान से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और जल्द ही 10 आकृतियां जमीन पर उतर आईं। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, उन्होंने गेरोन के सामने सिर झुकाया। जनरल, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब गेरोन ने उन्हें देखा तो वह उत्साहित हो गया और एक योजना के बारे में सोचा। ये सही है। वे गेरोन के अधीन 10 परी सेनापति थे। संरक्षक। इसके अलावा शीघ्र ही 4 अन्य आकृतियां आकाश से उतरी और उन्हें प्रणाम किया। वे कोई और नहीं बल्कि गेरोन के क्षेत्र की 4 परी संरक्षक थी। क्या आप लोग अवरोध को तोड़ने में हमारी मदद करने को तैयार हैं? 4 परी संरक्षकों और 10 परी जनरलों को देखने के बाद गेरोन को एक विचार सूझा और उसने उनसे पूछा। हाँ, महाराज। सभी ने अपना सिर हिलाया और यहाँ तक कि सेरू ने भी बाधा पर हमला करना बंद कर दिया क्योंकि वह जानता था कि गेरोन क्या योजना बना रहा था। अब तक गेरोन इतना उदास हो चुका था कि अपने हाथों से अवरोध को तोड़ने के अलावा उसे कुछ भी सूझता नहीं था। तथापि, परी सेनापतियों और परी रक्षकों को देखने के बाद उसने अवरोध को तोड़ने के लिए सभी के हमलों का उपयोग करने का निर्णय लिया। जब आप उन पर हमला करेंगे तो आपके हमले हम पर भी पलटवार करेंगे। इसलिए कृपया इसे सहन करें और अवरोध को तोड़ने में मेरी मदद करें। गेरोन ने उनसे पूछा, जब तक आप लोग बाधा को तोड़ने में मेरी मदद करेंगे, तब तक सभी को भारी इनाम मिलेगा। इस समय उसे जिस चीज की चिंता नहीं थी, वह थी खेती के संसाधन, क्योंकि उसके पास खेती के संसाधनों से भरा एक अंतरिक्ष वलय था।
इसके अलावा चाहे वे साधक हो या आत्मिक जानवर, जब उन्हें अच्छा प्रतिफल मिलता तो वे पूरे मन से काम करते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे महाराज। वे गेरोन के प्रति वफादार थे और अगर वह उन्हें मौत के घाट भी उतार देता तो भी वे बिना कुछ कहे उसके फैसले का पालन करते। इसके अलावा अतिरिक्त पुरस्कारों के साथ वे और भी ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि वे गेरोन द्वारा अवरोध को तोड़ने की अपनी योजना बताने का इंतजार कर रहे थे। कोई योजना नहीं है, हमें सभी तरफ से अवरोध पर अपना पूरा बल प्रयोग करना होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने दिमाग में यह बात रखें कि आपका अपना हमला विफल हो जाएगा। जल्द ही गेरोन ने उन्हें अवरोध के चारों ओर फैलने को कहा और हमला करने का आदेश दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बूम बूम आर्ग आर्ग। जल्द ही गेरोन के अधीन सभी आत्मिक जानवरों ने अवरोध पर अपने शक्तिशाली हमलों का उपयोग करना शुरू कर दिया और अवरोध से परावर्तित हमले प्राप्त करना शुरू कर दिया। वो जहां तक सेरू का प्रश्न है, उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर अवरोध पर हमला करने से पहले भेड़िया जैसी आवाज निकाली। अन्य की तुलना में सेरू के हमले बहुत अधिक शक्तिशाली थे और साथ ही परावर्तित हमले भी शक्तिशाली थे जिससे उसका पूरा शरीर चोटों से ढक गया। लगता है कि मैं पहले बहुत उत्तेजित था और अपनी आत्मिक चेतना पर ध्यान नहीं दे पाया। जहां तक गेरोन का प्रश्न है, उसने आह भरी और उसके चेहरे पर कड़वाहट का भाव प्रकट हुआ जब उसने देखा कि उसकी आत्मिक चेतना खाली हो चुकी थी और पहले से लगी उसकी आंतरिक चोटें खुल गई थी और अवरोध पर एक भी हमला किए बिना ही उसे खून की खांसी होने लगी थी। मुझे आज के बाद उन्हें भारी इनाम देना होगा। गेरोन ने परी जनरलों और परी कमांडरों को देखा और चुपचाप अपने सिर में सोचा, सेरू, बस हो गया। तुम्हारी चोटें और भी गंभीर होती जा रही हैं। यह देखने के बाद कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है और सेरू तथा अन्य लोगों के लगातार हमलों के बाद बैरियर हिलने लगा। हालांकि सेरू ही वह व्यक्ति था जिसने इसमें बहुत योगदान दिया था और उसके चेहरे पर चोटें भी बहुत बड़ी थी। इसलिए गेरोन ने उसे रुकने के लिए कहा क्योंकि उसे लगा कि कुछ ही घंटों में उसके परी जनरलों और संरक्षकों द्वारा अवरोध को नष्ट कर दिया जाएगा। एक अंतिम हमला NOWELL-BE-IN.COM। हालांकि सेरू नहीं रुका और उसने गेरोन की ओर देखा और कहा कि वह एक अंतिम हमला करेगा। अत्यधिक शक्तिशाली सूर्य तोप। सेरू ने अपना भेड़िया जैसा मुंह खोला और एक विशाल नारंगी रंग का आग का गोला छोड़ा, जो अविश्वसनीय गति से अवरोधक पर फेंका गया। बूम! जैसे ही उस आग के गोले ने अवरोध को छुआ, अवरोध कुछ देर के लिए हिल गया और फिर उसने सेरू की ओर उसी प्रकार का हमला किया। अरे नहीं! गेरोन इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया और तेजी से सेरू की ओर गया। स्तर 3 क्लाउड स्टेप्स। जब गेरोन सेरू की ओर दौड़कर उसके हमले को रोकने में मदद कर रहा था, तब सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त करने के बाद अजाक्स ने अभी अभी अपनी आंखें खोली थी। डिंग! आत्मिक चेतना पूरी तरह से भर चुकी है। कृपया इसे भरना बंद करें। ओह! आखिरकार 4 घंटे में आध्यात्मिक चेतना भर गई। जैसे ही उसे यह प्रणाली प्राप्त हुई, अजाक्स ने राहत की सांस ली क्योंकि अब वह अंतिम साधना तकनीक को उन्नत कर सकता था, जो उसे गति में मदद करती थी। सिस्टम क्लाउड स्टेप्स को लेवल 3 तक अपग्रेड करें। बिना समय बर्बाद किए, उन्होंने सीधे सिस्टम को अपने लेवल 2 क्लाउड स्टेप्स को अपग्रेड करने का आदेश दिया। डिंग! प्रकृति के सार की 10,000 इकाइयों का उपभोग किया। डिंग! क्लाउड स्टेप्स को स्तर 3 तक उन्नत किया गया है। एक क्षण के लिए उसके सिर में हल्का दर्द हुआ, हालांकि ये जल्द ही गायब हो गया और उसी समय उसे सिस्टम से पुष्टिकरण सूचना प्राप्त हुई। ऐसा लगता है कि मैं अलग अलग तरह के दर्द का आदी हो गया हूं। पहले मुझे ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता था, सिवाय सिर में हल्की गुदगुदी के। अजाक्स ने दर्द के बारे में मजाक किया और नए अपग्रेड किए गए क्लाउड स्टेप्स की जांच की। डिंग! साधना तकनीक, बादल कदम स्तर 3। प्रभाव, एक गति को मूल गति से 3 गुना बढ़ा देता है। NOWELL-BE-IN.COM। 2 एक दिन में 10 किलोमीटर तक हवा में उड़ सकता है। क्या? एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स बादल के कदमों के नए प्रभाव से हैरान था क्योंकि अब वह अंततः उड़ सकता था। सामान्यतः जब कोई साधक सामान्य क्षेत्र में पहुंचता है तो उसकी गति बहुत तेज होती है और देखने वाले को ऐसा लगता है कि वह उड़ रहा है, हालांकि यह सच नहीं था। एक साधक को एक कुलीन सामान्य साधक में होना चाहिए और उसे प्रकृति के सार के साथ पंख बनाकर उड़ने का अभ्यास करना चाहिए। हालांकि अजाक्स सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही उड़ने में सक्षम था, इसलिए जाहिर है वह एक ही समय में हैरान और खुश होगा। भले ही ये केवल 10 किलोमीटर है, लेकिन जब मैं उड़ने वाले आत्मिक जानवरों या अन्य प्राणियों से लड़ूंगा तो यह मेरे लिए बहुत मददगार साबित होगा। अजाक्स दूसरे प्रभाव की सीमाओं से काफी संतुष्ट था, जैसा कि उसने अपने मन में सोचा था। अब समय आ गया है कि मैं अपनी ताकत बढ़ाऊं। चूंकि सामान्य क्षेत्र में रहते हुए ऊर्जा गोले बहुत उपयोगी नहीं होते, इसलिए वह अब उनका उपयोग करना चाहता था और बिना समय बर्बाद किए, उसने सीधे इसके बारे में सोचा।
जैसे ही उसने उन ऊर्जा गोलों के बारे में सोचा, एक के बाद एक ऊर्जा गोले फूटने लगे और प्रकृति का शुद्ध सार उसकी आत्मिक चेतना में प्रवाहित होने लगा। आर्ग। इसके साथ ही उसकी आत्मिक चेतना से हमेशा की तरह दर्द उभरा, जिससे वह कराह उठा, हालांकि वह पहले से ही इसके लिए तैयार था। डिंग। स्तर 3 अभिजात वर्ग कमांडर दायरे तक पहुंच गया। डिंग। स्तर 4 अभिजात वर्ग कमांडर दायरे तक पहुंच गया। डॉट 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 उद्धरण। डिंग। स्तर 7 अभिजात वर्ग कमांडर दायरे तक पहुंच गया। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ उसकी आत्मिक चेतना में दर्द बढ़ता जा रहा था। हालांकि प्रत्येक सिस्टम अधिसूचना के साथ अजाक्स उत्साहित महसूस करता था और इससे उसे दर्द सहन करने में मदद मिलती थी। ओह, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी उसकी आत्मिक चेतना से दर्द बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे उसने राहत की सांस ली। बस इतना ही। अब कोई सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं। जल्द ही अजाक्स को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वह जिन सिस्टम नोटिफिकेशन की अपेक्षा कर रहा था, वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सिस्टम, मेरी आत्मिक चेतना की क्षमता में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? चूंकि सिस्टम उदासीन था और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है, इसलिए उन्होंने सीधे सिस्टम से पूछा। यद्यपि वह पहले से ही जानता था कि जब तक वह सामान्य क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे अपनी आत्मिक चेतना की क्षमता में छोटे क्षेत्रों को तोड़ने की कोई वृद्धि नहीं मिलेगी, फिर भी उसे विश्वास था कि रहस्यमयी आत्मिक साधना तकनीक से उसे यह वृद्धि प्राप्त हो सकती है। डिंग। रहस्यमयी आत्मा साधना तकनीक से भी मेजबान को अपनी आत्मिक चेतना की क्षमता में तब तक कोई वृद्धि नहीं मिलेगी जब तक वह सामान्य क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता। जल्द ही सिस्टम ने एक स्पष्ट अधिसूचना दी, जिसे सुनकर अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। लगता है मैं सामान्य दायरे तक इंतजार करूंगा। फिर भी अजाक्स ने इसके बारे में चिंता करना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास अपनी साधना की तुलना में लगभग दोगुनी आत्मिक चेतना क्षमता है, और इसके अलावा जब तक वह सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करता है, वह अपनी आत्मिक चेतना की क्षमता को अविश्वसनीय गति से बढ़ा सकता है। अब मैं कल सुबह से शुरू होने वाले अपने विशेष प्रशिक्षण से पहले थोड़ा आराम करूंगा। अजाक्स ने किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि सारा सोचना उसे या तो चिंतित या उत्सुक बना देता। इसलिए सब कुछ एक तरफ रखकर वह सीधे गहरी नींद में चला गया। चूंकि वह साधना तकनीकों को उन्नत करने और ऊर्जा गोले को तोड़ने के कारण होने वाले दर्द के कारण बहुत थक गया था, इसलिए जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह गहरी नींद में चला गया। ये लड़का बुरा नहीं है। जैसे ही अजाक्स सो गया, उसकी आत्मिक चेतना की गहराई में एक छोटा सा प्रकाश बिंदु गहरी आवाज में सोचने लगा। वह कुछ ही महीनों में मेरी खुद की साधना तकनीक के रहस्यों को 5% तक सीखने में सक्षम था। ऐसा लगता है मुझे अभी भी उम्मीद है। एक क्षण सोचने के बाद वह काला बिंदु गायब हो गया। हालांकि जब कोई उसे बहुत ध्यान से देखेगा तो उसे वह प्रकाश दिखाई देगा। फिर भी यह प्रकृति के सार की एक छोटी इकाई की तरह लग रहा था। इसलिए भले ही अजाक्स को उस काली रोशनी के बारे में पता चल जाए, वह इसके बारे में परवाह नहीं करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शापित जंगल के मध्य भाग में बूम, अवरोध से परावर्तित हुई अतिशक्तिशाली सूर्य तोप ने सेरू पर प्रहार किया और उसे उड़ा दिया। सेरू। गेरोन चिंतित था और वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ा। अब तक सेरू का भेड़िया शरीर पूरी तरह से चोटों से ढक चुका था और उसका लगभग 90% हिस्सा सूर्य तोप से जल चुका था। क्या तुम पागल हो गए हो? शुरुआत में ये गेरोन था जो पागल था और अपनी बेटी को बचाने के अलावा कुछ नहीं सोचता था। हालांकि अब गेरोन को लगा कि सेरू उससे भी अधिक पागल है, क्योंकि जब तक परिसंरक्षक और परिजनरलों ने अवरोध पर हमला किया, ये कुछ घंटों के भीतर टूट गया होगा। यद्यपि उन्हें गंभीर चोटें आई होंगी, फिर भी उनकी मृत्यु की संभावना बहुत कम थी। हालांकि सेरू के लिए ऐसा नहीं था। उसके हमले बहुत शक्तिशाली हैं जो बैरियर और खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए गेरोन ने उसे पहले ही बैरियर पर हमला करना बंद करने के लिए कहा। लेकिन सेरू ने उनसे मिलने के बाद पहली बार उनकी बात नहीं सुनी। हा खांसी। हा। गेरोन की बातें सुनकर सेरू हंसने लगा और बीच बीच में वह जोर से खांसने लगा, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा। कच। जब वह हंस रहा था तो एक तीखी आवाज आए और जैसे ही उसने सुना, सेरू ने जवाब दिया, आखिरकार ये टूट गया है। जाओ और केशे और ब्रेव को बचाओ। सेरू ने गेरोन से कहा कि वह वहां से चला जाए और उन 2 युवा आत्मिक प्राणियों की जांच करे। कृपया मेरे सामने मत मरना। बस 1 मिनट रुको, मैं उनका हालचाल पूछूंगा और जल्द से जल्द वापस आऊंगा। गेरोन ने पहले से ही कुछ सोच रखा था, हालांकि उससे पहले उसे कुछ जांचना था। इसलिए उसने सेरू से कहा कि जब तक वह वापस न आ जाए, तब तक वह जिंदा रहे। तब तक ये उच्च स्तरीय उपचार गोलियां ले लो। कोई यहां आए और उसकी देखभाल करे।
जल्द ही उसने लाल भेड़िए के मुंह में कई उच्च स्तरीय उपचार की गोलियां डाल दी और अपनी बेटी की ओर भागने से पहले दूसरों से शेरू का ध्यान रखने को कहा। केशे बहादुर जैसे ही वह युवा आत्मिक जानवरों की ओर बढ़ा, गेरोन ने देखा कि वे दोनों बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े थे, जिससे वह बहुत चिंतित हो गया। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। लिविड ग्रिफिन, ओह वह सुरक्षित है। गेरोन ने केशे की स्वास्थ्य स्थिति की जांच की और जब उसने देखा कि वह सिर्फ बेहोश है और कोई गंभीर बात नहीं है तो उसने राहत की सांस ली। वह भी सुरक्षित है। उन्होंने डाकलान किन को उसके स्वास्थ्य की जांच किए बिना नहीं छोड़ा और यह पता लगाने के बाद कि वह भी केशे की तरह बेहोश था। ऐसा लगता है कि पुनः खेती की प्रक्रिया दोनों के लिए सफल रही है। ये पता चलने के बाद कि वे घायल नहीं हुए हैं, गेरोन ने पुनः खेती की प्रक्रिया के बारे में सोचा। उसके लिए अब उसकी बेटी की जिंदगी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अब से उसे मानव जैसा दिखने के लिए मानव रूप का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब वह मानव रूप का उपयोग किए बिना भी मानव जैसी दिखती है। गेरोन के लिए यह समझना बहुत आसान था कि कोई आत्मिक जानवर मानव रूप धारण कर रहा है या नहीं। हालांकि जब उसने केशे को देखा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि केशे और ब्रेव दोनों की पुनः साधना प्रक्रिया सफल रही। केशे और ब्रेव की उपस्थिति की बात करें तो केशे का चेहरा बहुत सुंदर है और उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक हरे रंग के कवच से ढका हुआ है, तथा सुनहरे विस्तारों ने कवच पर हमला कर उसे योद्धा जैसा बना दिया है। जहां तक ब्रेव का सवाल है, वह लगभग 20-21 वर्ष का युवक बन गया और उसका शरीर काले वस्त्रों से ढका हुआ था। इस तथ्य के बावजूद कि वह अभी भी बेहोश था, उसके चेहरे पर थोड़ी सी दुष्टता दिख रही थी। तुम दोनों उन्हें मेरे वृक्ष निवास में ले जाओ। फिर भी वह खुश होने के मूड में नहीं था क्योंकि उसका दोस्त मौत से लड़ रहा था। इसलिए उसने दो परी सेनापतियों को केशे और ब्रेव को अपने निवास में ले जाने का आदेश दिया और वह शेरू की ओर दौड़ा, जो परी संरक्षकों और परी जनरलों के एक समूह से घिरा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सब लोग अब जा सकते हैं। मैं अब से शेरू का ख्याल रखूंगा। जैसे ही वह शेरू पहुंचा, उसने अपने सभी अधीनस्थों को वह स्थान छोड़ने को कहा। हाँ महाराज। उन्होंने अवरोध को तोड़ने के लिए खेती के संसाधनों की मांग नहीं की और चुपचाप वहां से चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका राजा कभी भी अपने वचनों से पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही वे चले गए, गेरोन ने अपने अंतरिक्ष वलय से एक हरे रंग की गोली निकाली और उसे शेरू के मुंह में डाल दिया। मुझे आशा है कि उन्नत सार गोली के प्रभाव सच्चे हैं कि यह हर चोट को ठीक कर सकती है और यहां तक कि किसी भी आत्मा जानवर को उसकी मृत्यु के करीब होने से बचा सकती है। फिलहाल गेरोन कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि वह ये देखने के लिए इंतजार करे कि उन्नतसार गोली शेरू की मदद करेगी या नहीं। उत्कृष्ट। गेरोन को क्रिम्सन भेड़िए में आए बदलावों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। सभी चोटें अविश्वसनीय गति से ठीक होने लगी और कुछ ही समय में क्रिम्सन भेड़िए के शरीर पर एक भी निशान नहीं बचा। ओह, ये गोली सचमुच चमत्कारी है। यद्यपि गेरोन के मन में पहले से ही इस गोली के प्रति बहुत सम्मान था, लेकिन इसके प्रभाव कितने शक्तिशाली थे, ये देखने के बाद ये सम्मान और भी बढ़ गया। ऐसा लगता है कि इससे बड़े भाई की चोटें निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। गेरोन ने स्कारोस के बारे में सोचा, जिसका जीवन समाप्त हो गया था, और उसने सोचा था कि गोली उसकी मदद करेगी। जब तक स्कारोस जीवित है, कोई भी गेरोन या उसके आत्मिक जानवरों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। जल्द ही गेरोन ने शेरू को अपने वृक्ष निवास में ले जाकर केशे और ब्रेव के पास रख दिया, जो अभी भी बेहोश थे। मुझे आश्चर्य है कि बैरियर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वे दोनों बेहोश हो गए। सारी चीजें शांत हो जाने के बाद गेरोन अंततः सामान्य रूप से सोचने में सक्षम हो गया और अपनी बेटी और ब्रेव को देखते हुए उसने बैरियर के अंदर हुए विशाल विस्फोट की घटना के बारे में सोचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा लगता है कि मैं इसे उनके जागने के बाद ही ढूंढ पाऊंगा। गेरोन ने अपना सिर हिलाया और उनके जागने के बाद उनसे पूछने का निर्णय लिया। उनके लिए, जब तक वे ठीक हैं, तब तक वह कारण के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। मैं जाऊंगा और उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें पुरस्कृत करूंगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए गेरोन अपने वृक्ष निवास से बाहर आया और परी सेनापतियों और परी संरक्षकों को बुलाया। इससे पहले उनमें से हर एक ने बहुत मेहनत की थी और गंभीर चोटें भी खाई थीं। इसलिए उसने अपना वचन निभाने का फैसला किया और जितना कहा था, उससे ज्यादा खेती के संसाधन दिए। धन्यवाद महाराज। सभी परी सेनापतियों और परी संरक्षकों ने गेरोन को धन्यवाद दिया और उन साधना संसाधनों का उपयोग करने के लिए अपने वृक्ष निवासों को छोड़ दिया। मैं सचमुच भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे अधीनस्थ मिले हैं। अपने अधीनस्थों की लुप्त हो चुकी छायाओं को देखकर गेरोन को लगा कि वह भाग्यशाली है, क्योंकि स्कारोस चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके अधीन कोई व्यक्ति अपने राजा की मृत्यु की चिंता करने के बजाय उसके क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था।
जल्द ही गेरोन अपने वृक्ष निवास में वापस चला गया और केशे और अन्य लोगों की देखभाल करने लगा। अगले दिन, अजाक्स, उठो। सुबह सुबह बाहर से रुल्फ की आवाज सुनकर अजाक्स ने गहरी नींद से अपनी आंखें खोली। आ रहा। हालांकि वह गहरी नींद में था, फिर भी अजाक्स की सूझबूझ तेज थी। बिना समय बर्बाद किए वह गया और अपना दरवाजा खोला। एड्स बाय पब फ्यूचर। 10 मिनट में तैयार हो जाओ और मुख्य हॉल में हमसे मिलो। अपनी बात समाप्त करने के बाद रुल्फ किसी भी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सीधे चले गए। यह विशेष प्रशिक्षण के संबंध में होगा। अजाक्स को कारण समझ में आ गया और वह जल्दी से नहाकर मुख्य हॉल में दूसरों से मिलने चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो सभी लोग वहां उपस्थित थे, जिससे उसे अंतिम स्थान पर आने के कारण थोड़ी देर हो जाने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह पहले से ही अपने ड्रीम मास्टर के कारण लाभान्वित हो रहा था और अब वह अंतिम स्थान पर आ गया। सब लोग चले। जैसे ही अजाक्स मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, गिल्ड मास्टर ने सभी को उसके पीछे चलने को कहा। यदि गिल्ड मास्टर हमें प्रशिक्षण दे रहा है, तो मुझे आश्चर्य है कि गिल्ड का प्रबंधन कौन करेगा। अजाक्स ने रुल्फ की ओर देखा, जो उसके साथ साथ चल रहा था, जिससे अजाक्स थोड़ा हैरान हो गया। जनरल, ये रुल्फ ही था जो भाड़े के सैनिकों के समूह का प्रबंधन करता था और अब गिल्ड मास्टर और रुल्फ दोनों ही गिल्ड छोड़ रहे थे। इसलिए वह सोच रहा था कि गिल्ड का प्रभारी कौन था। रुल्फ, मुझे लगता है कि अगर दूसरों को पता चल गया कि हम गिल्ड में नहीं हैं, तो वे सारा को कुछ परेशानी दे सकते हैं। तो तुम क्यों नहीं यहीं रहकर गिल्ड की देखभाल करते हो? जब अजाक्स गिल्ड के प्रभारी के बारे में सोच रहा था, तभी गिल्ड मास्टर ने रुल्फ को वहीं रुकने के लिए कहा। जरूर, गिल्ड मास्टर। रुल्फ ने अपना सिर हिलाया और उसके साथ चलना बंद कर दिया। उड़ने का समय आ गया है। भाड़े के सैनिकों के संघ से बाहर आने के बाद संघ के मास्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, क्योंकि उसने रैंक 6 के एक आत्मिक जानवर को बुलाया था। यह एक बहुत बड़ा लिविड ग्रिफिन था। इसका शरीर, पूंछ और पिछले पैर शेर के थे, साथ ही सिर और पंख बाज के थे और आगे के पैर बाज के पंजे जैसे थे। यह ज़ोरोचेस्टर प्रांत में एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का आत्मिक जानवर था और अगर किसी को यह मिल भी जाए तो इसके साथ अनुबंध करना असंभव था, क्योंकि जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह हमेशा क्रोधित और उग्र रहता था। लिविड ग्रिफिन के बारे में एक और बात, ये खेती के संसाधनों के मामले में बहुत ही चुस्त है। इसलिए एक सामान्य किसान के लिए इसकी खेती को रैंक 6 तक बढ़ाना बहुत मुश्किल था। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस चढ़ जाओ और उसकी पीठ पर बैठ जाओ। साहस जुटाकर सभी युवा साधक बैठ गए और उनके पीछे पीछे आवारा साधक भी उसकी पीठ पर चढ़ गए। अंततः 6 घुमक्कड़ साधक अपने 15 निजी शिष्यों और अजाक्स के साथ भागने लगे और वे कहां जा रहे थे, ये किसी को नहीं पता था। सूक्ष्म हृदय। स्वूश। ये पहली बार है जब मैं आकाश में इतनी तेजी से उड़ रहा हूं। अजाक्स को उग्र ग्रिफिन के पीछे उड़ते हुए आनंद आ रहा था और यह पहली बार था जब वह इतनी तेज उड़ रहा था, क्योंकि उसकी गति गोधुली या स्नो के आत्मिक पशु रूप से अतुलनीय थी, इससे पहले कि वह मानव लड़की में परिवर्तित हो जाती। न केवल उन्होंने बल्कि सभी युवा साधकों ने भी यात्रा का आनंद लिया। हालांकि यात्रा का आनंद लेने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने पूरे जीवन में केवल 2 बार ही उड़ान भरी थी। NO12BIN.CO। आपका प्रशिक्षण एलेक के गुप्त क्षेत्र से शुरू होता है। जब क्रोधित ग्रिफिन एक विशिष्ट दिशा की ओर उड़ रहा था, गिल्ड मास्टर ने उसके पीछे बैठे युवा साधकों से कहा और आगे कहा, सबसे पहले आपके साधना क्षेत्र निम्न है, इसलिए हमें इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। लेवी और पॉलिन को छोड़कर, जिनके पास स्तर 2 अभिजात सामान्य क्षेत्र और स्तर 2 सामान्य क्षेत्र के साधना क्षेत्र थे, अन्य अभी भी अभिजात कमांडर क्षेत्र में थे। यहां तक कि एडमंड के दत्तक बच्चों को भी 9 पुरुषों की जागृति के कारण स्तर 10 के कुलीन कमांडर क्षेत्र के समान साधना स्तर प्राप्त था, जो कि अजाक्स, लुइस और जेफ से थोड़ा बेहतर था, जिनके पास केवल स्तर 5, 6 और 7 के कुलीन कमांडर क्षेत्र के साधना क्षेत्र थे। सभी युवा साधकों ने अपना सिर हिलाया, सिवाय लेवी के, क्योंकि उसे लगा कि यदि उसने अपना सिर हिलाया तो इससे अन्य लोग असहज या शर्मिंदा हो जाएंगे। चैंपियंस प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभागी के पास न्यूनतम स्तर 1 सामान्य क्षेत्र की ताकत होगी, हालांकि यह प्रतियोगिता के शीर्ष 50 में प्रवेश करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। गिल्ड मास्टर ने युवा साधकों को प्रतियोगिता के बारे में व्याख्यान देना जारी रखा। मुख्यतः आप 4 लोग, उन्होंने अजाक्स, नील, लुइस और जेफ की ओर इशारा किया, क्योंकि अन्य की तुलना में वे सबसे कमजोर थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स और अन्य लोगों ने बिना कुछ कहे अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ केवल सिर हिलाया। तो एल्डर एलेक का गुप्त क्षेत्र एस्ट्रल हॉट आपको अपनी साधना बढ़ाने में मदद करेगा जब तक आप दर्द सहन करते हैं। आपको बस अपने गुरुओं द्वारा दी गई अपनी मुख्य साधना तकनीकों को घुमाना है।
ये पंक्तियां सभी से इसलिए कही गई क्योंकि घुमक्कड़ साधकों के सभी निजी शिष्यों को उच्च स्तरीय स्वर्ग श्रेणी की मुख्य साधना तकनीकें प्राप्त थीं जो उनके लिए उपयुक्त थीं। हालांकि अजाक्स को कोई साधना तकनीक नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अजाक्स के पास उच्च स्तरीय स्वर्ग ग्रेड साधना तकनीक होनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना इतनी तेज नहीं होगी। हालांकि एडमंड के बच्चों की तुलना में अजाक्स की साधना बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि अजाक्स ने कुछ महीने पहले ही साधना शुरू की थी और वह पहले ही दूसरों के बराबर पहुंच चुका था। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उसे किसी साधना तकनीक की आवश्यकता नहीं थी। गुप्त क्षेत्र के द्वार तक पहुंचने में हमें लगभग 30 मिनट लगेंगे। इसलिए तब तक सभी लोग मुख्य साधना तकनीक से परिचित हो जाएं। जल्द ही गिल्ड मास्टर ने अपनी बात समाप्त की और अपने स्थान पर बैठ गया। हाँ मास्टर, हाँ गिल्ड मास्टर। जस्टिस पॉलिन और हेवनली रेवन ने गिल्ड मास्टर को मास्टर कहा और अन्य लोग उसे गिल्ड मास्टर कहकर पुकारते रहे। सिर हिलाने के बाद उन्होंने अपनी नई मुख्य साधना तकनीकों का प्रसार करना शुरू कर दिया और अचानक प्रकृति का आसपास का सार उनकी ओर दौड़ा और अविश्वसनीय गति से उनके शरीर में प्रवेश कर गया। पवित्र स्वर्ग। सभी युवा साधक इस बात से आश्चर्यचकित थे कि अब वे किस गति से प्रकृति के सार को अपनी आत्मिक चेतना में समाहित करने में सक्षम हो गए थे। जल्द ही वह आश्चर्य उत्साह में बदल गया और बिना समय बर्बाद किए उन्होंने साधना तकनीक का प्रसार जारी रखा। मैं बस दृश्य का आनंद लूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरों के विपरीत अजाक्स प्रकृति के सार को अपनी आध्यात्मिक चेतना में समाहित करके सफलता प्राप्त करने में असमर्थ था। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और यात्रा का आनंद लेना जारी रखा। ये सही है। अचानक अजाक्स को कुछ याद आया जिससे उसे यात्रा का आनंद लेना बंद हो गया और वह एल्डर रेमन की खोज करने लगा। वो लिविड ग्रिफिन उनके ट्वाइलाइट डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन से बहुत बड़ा था, इसलिए हर कोई बिना किसी परेशानी के उसकी पीठ पर बैठ सकता था। कुछ सेकंड तक खोजने के बाद उसने एल्डर रेमन को ढूंढ लिया और धीरे धीरे उसकी ओर चला गया। एल्डर रेमन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने एल्डर रेमन के पास जाकर उनसे आदरपूर्वक पूछा। जरूर, आगे बढ़ो और पूछो। एल्डर रेमन ने अजाक्स को उत्तर देने से पहले अन्य घुमक्कड़ साधकों को गर्व भरी नजरों से देखा। धन्यवाद बड़े। अजाक्स ने अपने आंतरिक संसार से रहस्यमयी बीज निकालने से पहले उसे धन्यवाद दिया और एल्डर रेमन को देते हुए उससे पूछा, मुझे ये बीज समनकर्ता राजा की विरासत की भूमि में मिला था, हालांकि इसके बारे में किसी को कोई सुराग नहीं है। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, एल्डर रेमन? अजाक्स ने पूरे समय अपने चेहरे पर सम्मानपूर्ण भाव बनाए रखा, जिससे एल्डर रेमन और अन्य घुमक्कड़ साधकों ने उसकी ओर सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि किसी शक्तिशाली साधक ने उन्हें अपना निजी शिष्य बना लिया। अजाक्स के आचरण को देखकर उन्हें लगा कि अजाक्स उस शक्तिशाली साधक का निजी शिष्य बनने के योग्य है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब भी साधकों को शीर्ष संप्रदायों और महान परिवारों में स्वीकार कर लिया जाता था, तो वे अहंकारी हो जाते थे, जैसे वे उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो संप्रदायों या महान परिवारों में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि अजाक्स ने ऐसा व्यवहार नहीं किया कि वह सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह एक शक्तिशाली साधक का शिष्य था और उनके प्रति आदर भाव रखता था। मुझे इसे देखने दो। बीज को अपने हाथों में लेकर एल्डर रेमन ने एक क्षण तक उसे ध्यान से देखा, फिर अपनी भौहें ऊपर उठाई। ये बीज क्या है? मैं इसे क्यों नहीं पहचान पा रहा हूँ? एल्डर रेमन को तब निराशा हुई जब वे पहली नजर में बीज को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वे जोरोचेस्टर प्रांत में उपलब्ध प्रत्येक पौधे के बारे में जानते थे। अजाक्स, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं कुछ परीक्षण करूंगा और पता लगाऊंगा कि वास्तव में यह क्या है। एल्डर रेमन ने अजाक्स से कुछ समय मांगने में एक सेकंड भी संकोच नहीं किया। ठीक है, एल्डर रेमन। चूंकि वह बीज का उपयोग करने में असमर्थ था या यहां तक कि प्रणाली भी उसे पहचानने में असमर्थ थी, इसलिए अजाक्स ने एल्डर रेमन के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया, बिना इस डर के कि एल्डर रेमन उस बीज को अपने लिए रख लेंगे। आवारा साधकों के साथ कुछ समय बिताने के बाद अजाक्स को समझ में आया कि वे सभी अच्छे लोग थे जो शक्तिशाली साधकों में बहुत दुर्लभ थे। ऐसा कहने के बाद अजाक्स ने एक बार फिर बिना किसी चिंता के अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू कर दिया क्योंकि विशेष प्रशिक्षण जल्द ही शुरू होने वाला था। इसलिए ये यात्रा उसके दिमाग को शांत करने में मदद करेगी। जहां तक एल्डर रेमन का प्रश्न है, उन्होंने एक के बाद एक पुस्तकें निकालनी शुरू कर दी और अपने हाथ में मौजूद रहस्यमयी बीज के बारे में जानकारी ढूंढने लगे। समय समय पर वह बीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते और पुस्तकों पर नजर डालते, जिससे अन्य घुमक्कड़ किसानों की भौहें तन जाती। ये पहली बार है जब मैं रेमन को किसी बात को लेकर इतना गंभीर देख रहा हूँ। हो सकता है कि वह वस्तु इस प्रांत की न हो। उसके पास दूसरे प्रांतों के कई पौधों और आत्मिक प्राणियों के रिकॉर्ड भी हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यह किसी दूसरी दुनिया से हो सकता है।
एल्डर रेमन को बीज के बारे में जानकारी खोजते देख आवारा साधकों ने आपस में चर्चा की। आखिरकार हम यहाँ हैं। एलेक, यहाँ आओ और अपने गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोलो। अचानक गिल्ड मास्टर की आवाज सभी को सुनाई दी, जिससे वे अपनी साधना से जाग गए। सूक्ष्म ऊर्जा। वह किस बारे में बात कर रहा है? गिल्ड मास्टर की बातें सुनकर अजाक्स ने जल्दी से सामने की ओर देखा, हालांकि उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अजाक्स हैरान हो गया हो। हमारे सामने कुछ भी नहीं है। क्या तुम में से किसी ने कुछ देखा? नहीं, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। न केवल अजाक्स, बल्कि प्रत्येक युवा साधक अपने सामने कोई पोर्टल या उसके समान कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और अपना सिर हिला रहे थे। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि मैं भी इसे नहीं देख सकता। हालांकि गिल्ड मास्टर के शब्दों ने उन्हें थोड़ा राहत दी। हालांकि जब उन्होंने ध्यान से उसके शब्दों पर ध्यान दिया तो वे थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे अपनी निम्न स्तरीय साधना के कारण इसे देखने में असमर्थ थे, लेकिन यहां तक कि घुमंतु साधक भी पोर्टल को देखने में असमर्थ थे। जब तक एलेक नहीं चाहेगा कि हम देखें, कोई भी उसके गुप्त क्षेत्र एस्ट्रल हृदय के प्रवेश द्वार को नहीं देख सकता। जब युवा साधक संघ प्रमुख के पहले कहे गए शब्दों पर विचार कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार फिर कुछ और शब्द कहे। इसके अलावा आपकी खेती की प्रगति भी अच्छी है। अंत में गिल्ड मास्टर ने एक बार फिर उनकी साधना के बारे में बात की। अंतिम 30 मिनट के दौरान उन्होंने अपनी मुख्य खेती तकनीक का प्रसार किया, और चूंकि यह उनका पहली बार था कि वे इस तरह की उच्च श्रेणी की खेती तकनीक का उपयोग कर रहे थे, इसलिए लाभ अच्छे थे। इन सब में नील, लुइस और जेफ को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि उनकी साधना सभी व्यक्तिगत शिष्यों में सबसे कम थी और वे क्रमशः स्तर 6, स्तर 7 और स्तर 6 के कुलीन कमांडरों तक पहुंचे। चूंकि एडमंड के दत्तक बच्चे एक दूसरे के साथ समन्वयित थे, इसलिए उनकी साधना समान रूप से बढ़ी और वे 10वें स्तर के कुलीन कमांडर के शिखर तक पहुंच गए तथा सामान्य क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल 1 इंच दूर थे। पॉलिन को कुछ छोटे छोटे लाभ प्राप्त हुए जो उल्लेख करने लायक नहीं थे, और लेवी के लिए उसका नाम उल्लेख न करना ही बेहतर है, क्योंकि उसे मुख्य साधना से अभी तक कोई लाभ नहीं मिला था, क्योंकि उसकी साधना पहले से ही बहुत अधिक थी। धन्यवाद गिल्ड मास्टर। नील और अन्य लोग जिनकी साधना में वृद्धि हुई, उन्होंने गिल्ड मास्टर को उनकी प्रशंसा के लिए जल्दी से धन्यवाद दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही एलेक सामने गया और कुछ शब्द बुदबुदाते हुए बोला, प्रकट हो जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, मध्य हवा में एक विशाल काले रंग का द्वार प्रकट हुआ और पूरे लिविड ग्रिफिन को अपने अंदर निगल लिया। सभी लोग मजबूती से पकड़े। जब वे पोर्टल में समा जाने वाले थे, तभी गिल्ड मास्टर ने सभी से सावधान रहने का आग्रह किया। जल्द ही सभी युवा साधक द्वार में प्रवेश करने के बाद चिल्लाने लगे, क्योंकि एल्डर रेमन के गुप्त क्षेत्र के विपरीत इस गुप्त क्षेत्र के प्रवेश ने उनके दिलों को अकारण ही चिंतित कर दिया था। मेरे गुप्त क्षेत्र में आपका स्वागत है, एस्ट्रल हृदय। जल्द ही वे एक विशाल स्थान में प्रवेश कर गए जो समतल भूमि को छोड़कर पेड़ों या आत्मिक जानवरों से रहित था। उस विशाल क्षेत्र में केवल एक ही विशाल भवन स्थित था। जहां तक आकाश की बात है, तो वह तारों से भरा हुआ आकाश था, जिसमें से तारे बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे, जिससे पूरा गुप्त क्षेत्र किसी बैंगनी क्षेत्र जैसा लग रहा था। वाह, प्रकृति का कैसा शुद्ध सार है। अगर हम अपनी नई खेती तकनीक के साथ यहाँ खेती करें तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। यद्यपि वहां कोई पेड़ या आत्मिक जानवर नहीं थे, फिर भी सभी युवा साधक गुप्त क्षेत्र में प्रकृति के समृद्ध सार को महसूस कर सकते थे, और एल्डर रेमन के गुप्त क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र का प्रकृति का सार थोड़ा कम शुद्ध था। हाँ, उनकी बातें सुनकर एलेक ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और क्रोधित ग्रिफिन को बैंगनी रंग के पहाड़ की ओर ले गया जो हवेली के विपरीत दिशा में स्थित था। हमारे सामने जो पहाड़ है, उसे एस्ट्रल माउंटेन कहा जाता है। पहाड़ में एक छोटी सुरंग है जो आपको पहाड़ के बीच में एक विशाल क्षेत्र में ले जाएगी। आप सभी वहां प्रवेश करेंगे और इस प्रक्रिया के दौरान दर्द सहते हुए अपनी नई साधना तकनीकों का अभ्यास करेंगे। जब वे बैंगनी रंग के पहाड़ की ओर उड़ रहे थे, तो एलेक ने उन्हें बताया कि एस्ट्रल पर्वत पर पहुंचने के बाद उन्हें क्या करना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तो आप पहाड़ में नहीं आ रहे हैं, गुरुजी? लुइस ने एल्डर एलेक की बातें सुनने के बाद उनसे पूछा। यह तुम्हारे लिए ही लाभदायक है, इसलिए पहाड़ के अंदर जितना संभव हो सके अपनी खेती बढ़ाओ। एल्डर एलेक ने अपना सिर हिलाते हुए क्रोधित ग्रिफिन को जमीन पर उतरने को कहा। शुभकामनाएं। याद रखें, ये किसी तरह का परीक्षण नहीं है। आपको उन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा जो हम आप पर खर्च कर रहे हैं। संघ के गुरु और अन्य घुमक्कड़ साधकों ने विशाल भवन छोड़ने से पहले अपने निजी शिष्यों से कुछ और शब्द कहे। चलो अंदर चलते हैं। सुरंग में प्रवेश करने से पहले एक युवा किसान उत्साहित होकर चिल्लाया। जल्द ही सभी लोग उसके पीछे पहाड़ की तलहटी में स्थित सुरंग में चले गए।
यहाँ तक कि एल्डर रेमन ने भी कहा कि उन्हें बीज के बारे में जानने के लिए और भी समय चाहिए। वह चीज असल में क्या है? बैंगनी पहाड़ की ओर चलते हुए अजाक्स मन ही मन सोच रहा था। एल्डर रेमन ने जाने से पहले कहा कि उन्हें बीज के बारे में जानने के लिए कुछ प्रयोग करने हेतु कुछ समय चाहिए और अजाक्स बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। हालांकि अजाक्स को सचमुच लगा कि इस बीज ने उसे बहुत अधिक परेशान कर दिया था। मेरी आत्मा। जिस क्षण अजाक्स ने पहाड़ के अंदर विशाल क्षेत्र में प्रवेश किया, अजाक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हो रही है जो उसे और अधिक मजबूत बना रही है। डिंग। एक नए प्रकार की ऊर्जा, एस्ट्रल ऊर्जा का पता लगाया गया। डिंग एड्स बाय पब फ्यूचर। मेजबान को सुझाव दिया जाता है कि वह जितना संभव हो सके उतना अवशोषित करे। जब वह इस बारे में सोच रहा था कि किस प्रकार की ऊर्जा उसकी आत्मा को अधिक शक्तिशाली बना सकती है, तो उसे कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए। उन सिस्टम नोटिफिकेशन को देखने के बाद अजाक्स को स्पष्टता मिली कि कौन सी चीज उसकी आत्मा को अधिक मजबूत बना रही है। सिस्टम, क्या आप मुझे इस सूक्ष्म ऊर्जा के बारे में समझा सकते हैं? अजाक्स ने अन्य युवा साधकों की ओर देखा जो उसकी तरह ही आश्चर्यचकित थे और उन्होंने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। डिंग। सूक्ष्म ऊर्जा उन दुर्लभ ऊर्जाओं में से एक है जो साधक को अधिक शक्तिशाली बनने में मदद कर सकती है। इस सूक्ष्म ऊर्जा का मुख्य उपयोग साधक की आत्मा को अधिक शक्तिशाली बनाना है। डिंग। आत्मा की मजबूती का मतलब है आत्मा के हमलों के लिए बेहतरीन प्रतिरोध और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे आत्मा की चेतना की क्षमता का पता चलता है। इसलिए जितना संभव हो उतना सूक्ष्म ऊर्जा को अवशोषित करें। एस्ट्रल ऊर्जा की व्याख्या करते समय प्रणाली थोड़ी चिंतित लग रही थी, क्योंकि इसमें प्रकृति के किसी सार की मांग नहीं की गई थी, तथा केवल ये चाहा गया था कि अजाक्स यथासंभव अधिक एस्ट्रल ऊर्जा को अवशोषित कर ले। ऐसा लगता है कि सूक्ष्म ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। सिस्टम की तीव्र सूचनाएं देखकर अजाक्स ने मन ही मन सोचा, वैसे सिस्टम, क्या प्रकृति और सूक्ष्म ऊर्जा के सार को मेरी आत्मिक चेतना में मिलाना बेहतर है? वर्तमान में उसकी आत्मिक चेतना 50% प्रकृति के सार से भरी हुई है, और जब दो प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में मिल जाती हैं, तो ये साधक को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अजाक्स ने सिस्टम का सुझाव मांगा। उनके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय सिस्टम ने एक अलग अधिसूचना भेजी। डिंग। एक नया सिस्टम फीचर अनलॉक किया गया। कृपया इसे जांचें। क्या? अजाक्स को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और आज व्यवस्था इतनी उदार क्यों है। सिस्टम पहले से ही प्रकृति के सार की कोई भी इकाई लिए बिना उसके सवालों का जवाब दे रहा था। इतना ही नहीं, इसने उसके लिए एक नई सिस्टम सुविधा भी खोल दी। सिस्टम पूर्ण विवरण दिखाए बिना समय बर्बाद किए उसने सीधे अपना नया सिस्टम फीचर खोल दिया। डिंग। सूक्ष्म अंतरिक्ष। डिंग। विशेषता का नाम सूक्ष्म अंतरिक्ष। उपयोग, यह अपने अंदर सूक्ष्म ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है। क्षमता O10 यूनिट। वर्णन, एक विशेषता जो साधक के अंदर आत्मिक चेतना के समान कार्य करती है। जल्द ही नई प्रणाली सुविधा के बारे में पूरी जानकारी के साथ होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। हालांकि इसे पढ़ने के बाद अजाक्स की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। सिस्टम, क्या ये क्षमता के हिसाब से बहुत कम नहीं है? उन्होंने महसूस किया कि जब तक उनकी आत्मिक चेतना 1000 इकाई तक पहुंच गई थी, तब तक ये बहुत कम थी। इसके अलावा उसके चारों ओर इतनी अधिक सूक्ष्म ऊर्जा थी कि उसने काफी मात्रा में सूक्ष्म ऊर्जा बर्बाद कर दी। डिंग। मेजबान के पिछले प्रश्न का उत्तर देते हुए, एक साधक प्रकृति के सार के साथ सूक्ष्म ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है। हालांकि इससे बहुत लाभ होता है, लेकिन सूक्ष्म ऊर्जा के लिए एक अलग भंडारण इकाई होना और भी बेहतर है। डिंग। तो बस सूक्ष्म स्थान को सूक्ष्म ऊर्जा से भर लें और बाद में अपनी आत्मिक चेतना को उसमें भर लें। जैसे ही वह सूक्ष्म अंतरिक्ष की क्षमता के बारे में सोच रहा था, सिस्टम ने उसके पहले प्रश्न का उत्तर दिया, जिससे उसने अपना सिर हिला दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि ऐसा है तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपनी आत्मिक चेतना की तरह सूक्ष्म अंतरिक्ष की क्षमता को बढ़ा सकूं? चूंकि सिस्टम ने कहा था कि एस्ट्रल स्पेस स्पिरिट चेतना के समान है, इसलिए अजाक्स ने एस्ट्रल स्पेस को अपग्रेड करने के बारे में सोचा। इसलिए उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। डिंग। ये किया जा सकता है, हालांकि इसके लिए मेजबान को रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक के समान साधना तकनीक की आवश्यकता होती है। वाह! अजाक्स समझ गया कि अब उसे क्या करना है और बिना कोई और प्रश्न पूछे उसने एक स्थान ढूंढा और वहां पैर मोड़कर बैठ गया, तथा उसके बाद सूक्ष्म ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो उनकी नई प्रणाली की विशेषता एस्ट्रल स्पेस जो हृदय के ठीक नीचे स्थित थी। स्तर 3 स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक।
जैसे ही वह बैठा, उसने अपनी मुख्य साधना तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया और अचानक उसके चारों ओर की सूक्ष्म ऊर्जा अविश्वसनीय गति से उसकी ओर बढ़ी। इस गति से मैं आसानी से अपने सूक्ष्म अंतरिक्ष और आध्यात्मिक चेतना को केवल कुछ घंटों में भर सकता हूँ। जब अजाक्स ने देखा कि सूक्ष्म ऊर्जा किस गति से उसके शरीर में प्रवेश कर रही है तो उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। मुझे आश्चर्य है, इस सूक्ष्म ऊर्जा का क्या उपयोग है? मैं अपनी 2 भंडारण इकाइयों को भरने के बाद पूछूंगा। इससे पहले अजाक्स ने सिस्टम से सूक्ष्म ऊर्जा के पूर्ण उपयोग के बारे में नहीं पूछा था। फिलहाल वह केवल इतना जानता है कि सूक्ष्म ऊर्जा उसकी आत्माओं की मदद करेगी। उसे यकीन था कि इसके अन्य उपयोग भी होंगे, अन्यथा सिस्टम ने उत्सुकता से व्यवहार नहीं किया होता। नोव एल बी JNN। फिर भी उसे पता लगाने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसे यह बात कभी भी पता चल सकती थी। अब सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि आवारा साधकों के वापस आने से पहले जितना संभव हो सके उतनी अधिक सूक्ष्म ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाए। स्वूश। जल्द ही वह उन्माद में चला गया क्योंकि उसने तकनीक को प्रसारित करना जारी रखा और सूक्ष्म ऊर्जा को अवशोषित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। न केवल वह, बल्कि उसके आसपास के सभी युवा साधक भी ऐसा ही कर रहे थे, क्योंकि वे सूक्ष्म ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित कर रहे थे, जिससे उनकी आत्माएं अधिक शक्तिशाली हो रही थीं। हालांकि इसके साथ ही अपनी साधना तकनीकों का अभ्यास करते समय दर्द महसूस करने से पहले कराहें भी सुनी जा सकती थीं। फिर भी उन्होंने घूमना बंद नहीं किया क्योंकि उन्हें पहले से ही अपने गुरुओं से कुछ सुझाव मिल चुके थे और वे ये भी जानते थे कि दर्द सहना कितना महत्वपूर्ण है। स्वूश स्वूश। अजाक्स, लेवी और पॉलिन को छोड़कर सभी बैंगनी रंग से चमकने लगे क्योंकि उन्होंने अपने साधना क्षेत्रों में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। एडमंड के दत्तक बच्चों ने अंततः उस सामान्य क्षेत्र में प्रवेश किया जिसने उन्हें उनके दुखों को भूलने में मदद की। सभी युवा साधकों में से लुइस और जेफ को सबसे अधिक लाभ हो रहा था क्योंकि वे सीधे सामान्य क्षेत्र में पहुंच गए थे और एडमंड के दत्तक बच्चों के बराबर पहुंच गए थे, क्योंकि उनकी मुख्य साधना तकनीक सूक्ष्म ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त थी। इसलिए जाहिर है उनकी साधना की गति तेज थी। नील और अन्य लोग अपनी गति से आगे बढ़ रहे थे जो उनकी पुरानी गति से अपेक्षाकृत काफी बेहतर थी। मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त सूक्ष्म ऊर्जा अवशोषित कर ली है ना? कुछ घंटों के बाद अजाक्स को लगा कि कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उसे अभी भी सिस्टम से कोई सूचना नहीं मिली थी कि सूक्ष्म स्थान भर गया है। इसलिए वह अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने सूक्ष्म अंतरिक्ष के आंकड़ों को देखा। डिंग। विशेषता का नाम सूक्ष्म अंतरिक्ष। क्षमता 1210 यूनिट। क्या? अजाक्स हेलोग्राफिक स्क्रीन को देखकर हैरान रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि अब क्या कहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब तक उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत अधिक सूक्ष्म ऊर्जा अपने शरीर में अवशोषित कर ली है और उसे यकीन था कि यह भर जाएगी। हालांकि सूक्ष्म स्थान का केवल 12% ही भरा था जिससे वह पूरी तरह से अवाक रह गया। डिंग। उसके क्षेत्र में सूक्ष्म ऊर्जा शुद्ध नहीं है, इसलिए सिस्टम ने मेजबान को इसे आदर्श स्तर तक परिष्कृत करने में मदद की। सिस्टम की अगली अधिसूचना देखने के बाद ही अजाक्स अपना सिर हिला पाया और मुख्य साधना तकनीक का प्रसार जारी रखा। अगले दिन। एलेक, हमारे शिष्यों की प्रगति के बारे में आप क्या सोचते हैं? गिल्ड मास्टर ने ज्वलंत ग्रिफिन की पीठ पर एस्ट्रल पर्वत की ओर उड़ते हुए एलेक से पूछा। मैंने सोचा था कि सूक्ष्म पर्वत में सूक्ष्म ऊर्जा को गायब होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, हालांकि एक ही दिन में ये पूरी तरह से अवशोषित हो गई। इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि सभी ने अपनी साधना में अच्छी प्रगति की होगी। एलेक ने एस्ट्रल पर्वत को देखा जो उतना चमकीला नहीं था जितना कल जब वे आए थे। हर गुप्त क्षेत्र का अपना अनूठा वातावरण होता है। भले ही सभी गुप्त क्षेत्र बंजर भूमि के रूप में शुरू होते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत और संसाधनों के साथ कोई भी साधक उस बंजर गुप्त क्षेत्र को समृद्ध ऊर्जा वाले क्षेत्र में बदल सकता है। एलेक के मामले में उसके गुप्त क्षेत्र में बंजर भूमि के साथ साथ आकाश में सूखे हुए तारे भी थे। इसलिए उसने एक विचार सोचा और कई साधना संसाधनों का उपयोग किया और शून्य से सूक्ष्म ऊर्जा को आकाश में सूखे तारों पर गिराने के लिए खींचा और बाद में उन तारों से प्रकाश उत्सर्जित किया जो सूक्ष्म पर्वत पर गिरे। इस पर्वत को इस प्रकार से संशोधित किया गया था कि यह अपने अंदर सूक्ष्म ऊर्जा को संग्रहित कर सके और इसके लिए एकमात्र पहुंच योग्य स्थान पर्वत का केंद्र था। ठीक है, आपने कहा था कि इसमें कम से कम 3 दिन लगेंगे, लेकिन उन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में सारी सूक्ष्म ऊर्जा समाप्त कर दी। गिल्ड मास्टर ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह कलेलेक के शब्दों को याद करके थोड़ा उत्साहित हो गया था। थोड़ा तेज उड़ो। गिल्ड मास्टर ने क्रोधित ग्रिफिन से और तेजी से उड़ने का आग्रह किया क्योंकि वह देखना चाहता था कि एक ही दिन में युवा साधकों ने कितनी प्रगति की है। वैसे रेमन, क्या तुम्हें अजाक्स द्वारा दिए गए बीज के बारे में पता चला?
उसी समय गिल्ड मास्टर ने रेमन से बीज के बारे में पूछा। तुम क्या सोचते हो? हाँ हाँ, हंसते हुए रेमन के चेहरे पर गर्व का भाव प्रकट हुआ। यह क्या है? हर कोई कह सकता था कि एल्डर रेमन को बीज के बारे में कुछ पता चला। इसलिए उन्होंने उत्सुकता से पूछा क्योंकि एल्डर रेमन को बीज के बारे में पता लगाना था। इसलिए जाहिर है वे इसके बारे में उत्सुक थे। आशीर्वाद का वृक्ष, समन करता दुनिया। बस हम वहां जाते हैं, तब तक प्रतीक्षा करो। मैं बीज के बारे में जो कुछ जानता हूं वही कहूंगा। अन्य घुमंतु साधकों के चेहरों पर उत्सुकता भरी निगाहें देखकर एल्डर रेमन ने संतुष्ट भाव प्रकट किया और उनसे थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने को कहा। उद्धरण। गिल्ड मास्टर और अन्य लोग उसके शब्दों को सुनकर अवाक रह गए। हालांकि किसी ने भी बीज के बारे में नहीं पूछा क्योंकि वे जानते थे कि एल्डर रेमन काफी आत्ममुग्ध हो सकते हैं। फिर भी उन्हें सूक्ष्म पर्वत तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। मालिक, जब वे सूक्ष्म पर्वत पर पहुंचे तो सभी युवा साधक उत्साहित मुस्कान के साथ पर्वत के बाहर इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने अपने गुरुओं को आते देखा तो उन्हें बुलाया। अच्छा, एलेक को छोड़कर सभी 6 वृद्ध साधकों ने ये देखकर सिर हिलाया कि उनके शिष्यों ने कितनी प्रगति कर ली है। बहुत बढ़िया, सबने। गिल्ड मास्टर ने सभी की प्रशंसा की क्योंकि उनके सभी साधना क्षेत्रों में उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक वृद्धि हुई थी। हाँ, वे इतनी आगे कैसे बढ़ गए? दूसरों के विपरीत एलेक अपनी खेती से संतुष्ट नहीं था। यद्यपि उनके साधना क्षेत्र उनकी अपेक्षा से अधिक बढ़ गए थे, फिर भी सूक्ष्म पर्वत से समाप्त हुई सूक्ष्म ऊर्जा की मात्रा को देखते हुए उनके साधना क्षेत्रों में प्रगति कम थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि सारी सूक्ष्म ऊर्जा उनके द्वारा अवशोषित नहीं की गई तो वह कहाँ गई? ऐसा सोचते समय एलेक की नजर अजाक्स पर पड़ी, जिसकी साधना में एक भी छोटा सा क्षेत्र सुधार नहीं हुआ था। हालांकि जिस बात ने उसे चौंकाया वह ये थी कि वह महसूस कर सकता था कि अजाक्स की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उसकी आत्मा सर्वोच्च सामान्य क्षेत्र साधक के समान शक्तिशाली दिखती है। एलेक को तब आश्चर्य हुआ जब उसने अजाक्स की आत्मा को महसूस किया और अजाक्स को एक नई रोशनी में देखा, क्योंकि उसे अंततः समझ में आ गया था कि सारी सूक्ष्म ऊर्जा कहाँ गायब हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने अन्य आवारा साधकों को ये बात समझाने की भी जहमत नहीं उठाई। वास्तव में बात यह है कि आत्मा को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए एक साधक को दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों की आवश्यकता होती है या फिर उसे भाग्यशाली होना पड़ता है और एक अच्छी आत्मा प्रकार की साधना तकनीक ढूंढनी पड़ती है, जो कि मिलना और भी दुर्लभ है। इसलिए भले ही आत्मा उनकी शारीरिक साधना या आत्मिक साधना की तुलना में केवल एक छोटे से क्षेत्र से अधिक मजबूत है, यह एक बहुत अच्छी बात थी। हालांकि वर्तमान में अजाक्स की आत्मा उसकी साधना से एक प्रमुख क्षेत्र अधिक मजबूत है। 2 को छोड़कर सभी सामान्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और यहां तक कि मध्य सामान्य क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुके थे। जहां तक गिल्ड मास्टर का प्रश्न है, उसे कुछ भी पता नहीं था कि एलेक के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वह एक के बाद एक साधकों का मूल्यांकन कर रहा था। सभी युवा साधकों में से लुइस और जेफ स्तर 5 सामान्य क्षेत्र तक पहुंच गए थे और एडमंड के दत्तक बच्चे स्तर 4 सामान्य क्षेत्र तक पहुंच गए थे। लेवी की साधना बढ़कर शीर्ष स्तर 2 अभिजात जनरल तक पहुंच गई और पॉलिन की साधना भी लुइस और जेफ के समान स्तर पर पहुंच गई। जबकि न्याय ने सामान्य क्षेत्र में प्रवेश किया था, सूक्ष्म ऊर्जा के कारण नहीं, बल्कि यह एक रहस्यमय ऊर्जा थी जो उसे सिस्टम द्वारा दी जाती थी जब भी वह किसी दुष्ट साधक या दुष्ट प्राणी को मारता था। केवल नील और अजाक्स ही अभी भी कुलीन कमांडर दायरे में थे। अजाक्स की तुलना में, जिसकी खेती में एक भी मामूली दायरे में सुधार नहीं हुआ था, नील की खेती में 5 मामूली दायरे की वृद्धि हुई और वह शीर्ष स्तर 10 कुलीन कमांडर तक पहुंच गया। वह सामान्य दायरे में प्रवेश करने से बस 1 इंच दूर था। नील अपनी प्रगति से संतुष्ट था क्योंकि उसे लगा कि वह थोड़ी सी कोशिश से सामान्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। चूंकि आपकी साधनाएं बढ़ गई हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी युद्ध क्षमता भी बढ़ाएं। गिल्ड मास्टर ने अजाक्स के बारे में चिंता नहीं की क्योंकि वह उसके बारे में कम से कम चिंतित था और युवा साधकों से कहा। आवारा साधकों के हाथों में केवल एस्ट्रल पर्वत ही एकमात्र ऐसा संसाधन था जो युवा साधकों की साधना को कम से कम समय में पूरा करने में मदद कर सकता था और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सीधे अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया जो युद्ध कौशल था। हालांकि उससे पहले आपको अगले 6 घंटे आराम करने की जरूरत है। आप अगले गुप्त क्षेत्र की यात्रा करेंगे। गिल्ड मास्टर ने सभी से कहा कि वे विशाल भवन में वापस जाने से पहले अपने उग्र ग्रिफिन पर सवार हो जाएं। अजाक्स, मुझे बीज के बारे में कुछ पता चला है। विशाल हवेली की ओर वापस उड़ते समय एल्डर रेमन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स से कहा। वास्तव में जब अजाक्स ने ये शब्द सुने तो वह उत्साहित हो गया और जल्दी से सोचने लगा कि यह क्या है।
हम जहां तक अन्य घुमक्कड़ साधकों की बात है, उनके कान खड़े थे और वे एल्डर रेमन की बातों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एल्डर रेमन की ओर अपना सिर नहीं घुमाया। शुरू में मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि जब मेरे सभी प्रयोग विफल हो गए और मेरी किसी पुस्तक में इस विशेष बीज के बारे में कोई डेटा नहीं था, तो मैंने बीज की उत्पत्ति के बारे में सोचा और तब मुझे कुछ पता चला। एल्डर रेमन ने धीरे धीरे ये बताना जारी रखा कि उन्हें रहस्यमयी बीज के बारे में कैसे पता चला। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं, लेकिन मुझे 80% यकीन है कि यह आशीर्वाद के वृक्ष का बीज है। एल्डर रेमन यहाँ रुके और उन्होंने आवारा साधकों के चेहरे को देखा जो पूरी तरह से सदमे से भरे हुए थे। फिर उन्होंने अपने सिर हिलाए और उनकी बातों पर विश्वास करने में थोड़ा असहज महसूस किया। मिथकों के अनुसार आशीर्वाद का वृक्ष समृद्ध दुनिया नामक महान दुनिया से है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी एल्डर रेमन को अपने शब्दों में उनके अविश्वास की परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अजाक्स को बीज की उत्पत्ति के बारे में समझाना जारी रखा। क्या एल्डर रेमन की बात सुनकर अजाक्स चौंक गया? हालांकि उसके लिए उनकी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अजाक्स को लग रहा था कि एल्डर रेमन जो कह रहे थे वह सच था, क्योंकि सिस्टम भी उत्पत्ति के बारे में बताने में असमर्थ था। इसलिए अजाक्स को लगा कि यह ऐसी जगह से आया होगा जहां सिस्टम सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली नहीं था। नोव एल बी जे एन एन। वहां कई बड़ी दुनियाएं थीं और उनमें से हर एक दूसरे की तुलना में बहुत शक्तिशाली थी। उनमें से एक समनकर्ता दुनिया का होना अजाक्स के लिए असामान्य नहीं है, जिसे पहले से ही बड़ी दुनियाओं के बारे में जानकारी है। डिंग। रहस्यमयी बीज का नाम और उत्पत्ति जानने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। प्रणाली ने पुरस्कार के रूप में उसकी आत्मिक चेतना को एक विशेष ऊर्जा गोला भेजा। क्या जब अजाक्स एल्डर रेमन से जानकारी प्राप्त कर रहा था, तो अचानक उसे 2 सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए, जिनमें से एक में इनाम का उल्लेख था, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। सिस्टम, क्या आप उस रहस्यमयी बीज के बारे में पहले से जानते हैं? अजाक्स ने खुद को नियंत्रित किया और शांत स्वर में सिस्टम से पूछा। डिंग। हाँ, हालांकि इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं, मेजबान को एक विशिष्ट साधना क्षेत्र की आवश्यकता थी। डिंग। हालांकि होस्ट ने खुद ही इस बारे में पता लगा लिया था, इसलिए सिस्टम आपको इसके लिए पुरस्कृत करेगा। ओह, तो यह ऐसा था। उसे हमेशा संदेह रहता था कि सिस्टम रहस्यमयी बीज के बारे में जानता है, हालांकि वह सिस्टम को अपने सवालों का जवाब जबरदस्ती नहीं दे सकता था। अगर वह ऐसा कर सकता, तो वह पहले ही सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में पूछ चुका होता। एल्डर रेमन, क्या आप जानते हैं कि मैं इसे कैसे बढ़ा सकता हूं? चूंकि अब वह मूल के बारे में जान चुका था, अजाक्स जानना चाहता था कि वह इसका उपयोग कैसे कर सकता है। विशेष ऊर्जा गोला। मिथकों के अनुसार आशीर्वाद का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष था जो आशीर्वाद के रूप में अच्छी चीजें प्रदान कर सकता था। हालांकि किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया और इसे मिथक माना। हालांकि उनमें से कुछ लोग इस बात पर विश्वास तो करते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह पेड़ किसी को किस प्रकार की अच्छी चीजें प्रदान कर सकता है, क्योंकि किसी ने भी उस पेड़ को नहीं देखा था और न ही उससे कोई वस्तु प्राप्त की थी। यही कारण था कि अन्य घुमक्कड़ साधकों ने भी इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, इस प्रणाली के प्रकट होने तथा एल्डरबोरोन से सुनी गई कहानियों की सभी बातें सत्य हो जाने से उसे विश्वास हो गया कि आशीर्वाद का वृक्ष वास्तविक है। फिर भी जब तक वह इसे बढ़ा सकता था, वह हमेशा पता लगा सकता था कि यह सच है या झूठ। फिलहाल ये प्रणाली बीज या आशीर्वाद के वृक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है। एल्डर रेमन से प्रश्न पूछने के बाद अजाक्स उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए चुपचाप अपने मन में सोचने लगा। मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन प्राचीन अभिलेखों में से एक में यह उल्लेख किया गया था कि आशीर्वाद का पेड़ केवल मौलिक आत्माओं के आध्यात्मिक सार की निरंतर आपूर्ति से पोषित होता है। नोव एल बी जे एन एन। एल्डर रेमन के लहजे से यह स्पष्ट था कि उन्हें यकीन नहीं था कि यह तकनीक काम करेगी या नहीं, लेकिन चूंकि अजाक्स ने उनसे बीज को पोषित करने की विधि के बारे में पूछा था, इसलिए उन्होंने वही बताया जो उन्हें इसके बारे में पता था। आत्मा सार तत्व आत्मा द्वारा आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए संग्रहित की गई केंद्रित ऊर्जा है। इसे और भी सरल शब्दों में कहें तो ये साधकों के रक्त सार के समान है। साधकों की तरह केवल तत्व आत्माएं जो तत्व आत्मा कमांडर क्षेत्र में पहुंच गईं, वे ही अपने शरीर में आत्मा सार उत्पन्न कर सकती थी। चूंकि आप एक समनकर्ता हैं और आपके पास कुछ मौलिक आत्माएं भी हैं, तो उनसे उस बीज को पोषित करने के लिए अपने आत्मा सार का उपयोग करने के लिए कहें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक एल्डर रेमन को याद आया कि अजाक्स एक समनकर्ता और एक शक्तिशाली तत्व आत्मा है, इसलिए उसने उसे अपनी तत्व आत्मा की मदद लेने के लिए कहा।
ओह! अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे अंततः समझ आ गया था कि उसे क्या करना है और उसने एल्डर रेमन को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और फिर उनसे बीज वापस ले लिया। कोई समस्या नहीं। वैसे अगर आप इसे पालना चाहते हैं तो आप मेरे गुप्त क्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वहां का वातावरण पालन पोषण के लिए अच्छा है। एल्डर रेमन ने अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स से उस बीज को अपने गुप्त क्षेत्र में रोपने के लिए कहा। यद्यपि बीज को आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में विकसित करने के बहुत कम अवसर थे, फिर भी एल्डर रेमन इसे खोना नहीं चाहते थे। कौन उस बत्तख को छोड़ सकता है जो समय समय पर सोने के अंडे देती है? एल्डर रेमन ने इस पर एक दांव खेलने का फैसला किया और उससे पूछा, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, एल्डर रेमन। मेरे पास इसे विकसित करने के लिए पहले से ही एक उपयुक्त स्थान है। अजाक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने विनम्रतापूर्वक एल्डर रेमन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किसी के बगीचे में आशीर्वाद के वृक्ष को पोषित करना मजाक होगा, जबकि उसके पास अपना बगीचा हो। इसके अलावा, इससे पहले कि एल्डर रेमन कुछ जवाब दे पाते, अजाक्स ने कहा, वास्तव में, यह मेरे गुरु का कार्य था और वह चाहते हैं कि मैं इस बीज के साथ कुछ विशेष करूं। इसलिए, मैं इसे आपके गुप्त क्षेत्र में पोषित कर सकता हूं, एल्डर रेमन। अजाक्स जानता है कि एल्डर रेमन को इस बीज के बारे में सोचना कैसे बंद करना है। इसलिए, उसने चतुराई से अपने मालिक का नाम सामने ला दिया। अरे हाँ, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार जब अजाक्स ने अपने ड्रीम मास्टर का उपयोग किया, तो एल्डर रेमन ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने अजाक्स को अपने गुप्त क्षेत्र में बीज का पोषण करने के लिए नहीं कहा था। ऐसे शक्तिशाली साधक के कार्य में हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं थी, चाहे वह आशीर्वाद का वृक्ष हो या कुछ और। एल्डर रेमन ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने ये भी सोचा, हो सकता है वह शक्तिशाली साधक हमारे ज्ञान का परीक्षण कर रहा हो। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो एल्डर रेमन को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उनके पास भविष्य में उस साधक से बात करने के लिए पर्याप्त ज्ञान है। यदि अजाक्स को एल्डर रेमन के विचार पता होते तो वह बस अपना सिर हिला देता। यह उसके अनेक कार्यों को छिपाने के लिए बोला गया एक साधारण झूठ था, तथापि इससे अजाक्स पर घुमंतु साधकों की अपेक्षाएं बढ़ गईं, क्योंकि वे यह मान रहे थे कि अजाक्स ही उनके लिए स्वप्न के उस शक्तिशाली साधक से मिलने का सेतु है। मैं बस इसे अपनी आंतरिक दुनिया में पोषित करूंगा। बीज को दूर रखने के बाद अजाक्स ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे पोषित करने में सफल रहा तो मुझे यकीन है कि मेरी आंतरिक दुनिया में कई बदलाव होंगे। प्रत्येक बार जब वे कोई छोटा पेड़ या पौधा लगाते थे तो आंतरिक जगत में प्रकृति के सार की शुद्धता पौधों या वृक्षों के पद के आधार पर बढ़ जाती थी। हालांकि आशीर्वाद का पेड़ दूसरे स्तर का है, क्योंकि इसकी तुलना दूसरे पेड़ों या पौधों से नहीं की जा सकती। इसलिए अजाक्स ने अनुमान लगाया कि वह उसमें कई बदलाव लाएगा। इसके अलावा रहस्यमय बीज के बारे में जानकारी खोजने के लिए मुझे कुछ नया इनाम भी मिला। अजाक्स को पहले मिले इनाम की याद आए और उसने इनाम की जानकारी देखने के लिए इनबॉक्स खोला। डिंग, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वस्तु का नाम, विशेष ऊर्जा ओब। प्रभाव, उपयोगकर्ता की खेती को एक छोटे क्षेत्र से 5 छोटे क्षेत्रों तक बढ़ाता है। अधिक जानकारी, हालांकि 5 प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। मुझे जिस चीज की जरूरत थी। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर अजाक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर हिलाया। सब लोग आपस में बात करके समय बर्बाद मत करो। तुम्हें उचित आराम की आवश्यकता है, तभी तुम्हारी हाल ही में बढ़ाई गई साधना की नींव अच्छी होगी। जल्द ही क्रोधित ग्रिफिन विशाल हवेली तक पहुंच गया और उसके सामने उतरा। जैसे ही सभी लोग आत्मिक जानवरों पर सवार होकर नीचे उतरे, गिल्ड मास्टर ने अन्य आवारा साधकों के साथ जाने से पहले युवा साधकों को चेतावनी दी। हाँ, गिल्ड मास्टर। सभी को पता था कि गिल्ड मास्टर क्या कह रहा था और उन्होंने गिल्ड मास्टर की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। चूंकि सभी की साधना बढ़ गई थी, इसलिए वे निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए गिल्ड मास्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति, क्या आप सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हैं? विशाल भवन में प्रवेश करते समय अजाक्स ने अपनी आवाज न्याय तक पहुंचाई और सूक्ष्म पर्वत में उसके प्रशिक्षण के बारे में पूछा। मैं अपनी साधना को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं था और न ही मैं उस ऊर्जा को अपने शरीर में संग्रहित करने में सक्षम था। हालांकि सूक्ष्म पर्वत में मेरे साथ एकमात्र अच्छी बात यह हुई कि इससे मेरी आत्मिक शक्ति में वृद्धि हुई। न्यायमूर्ति ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सामान्य साधकों के विपरीत जस्टिस के पास कोई आत्मिक चेतना नहीं थी, क्योंकि जब जस्टिस अभी भी ब्रेलोन था तब अजाक्स ने इसे तोड़ दिया था। हालांकि सिस्टम कुछ अजीब तकनीक का उपयोग करता है जो जस्टिस को हर बार दुष्ट प्राणियों को मारने पर स्तर बढ़ाने की अनुमति देता है। तो फिर यह अच्छी बात है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और विशाल हवेली में प्रवेश किया और दरवाजा बंद करने से पहले अपने लिए एक कमरा चुना।
रहस्यमयी बीज पर नई विधि आजमाने के लिए आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने का समय आ गया है। बिना समय बर्बाद किए वह सीधे आंतरिक जगत में प्रवेश कर गया।